एक कहानी का पाठ और किया जाए, क्योंकि दो कहानियों की बात हुई थी और मैंने एक ही कहानी पढ़ के पटाक्षेप कर दिया था। फिलहाल मैं पुनः फिर मंच पे उपस्थित हो गया हूँ और अपनी दूसरी कहानी भय शीर्षक से सुना रहा हूँ। उस लड़के को देखकर मैं एकाएक डर गया जो मेरे घर के सामने आ खड़ा हुआ था। लड़का फटीचर हालत में था। तन पर बहुत ही गंदी जगह जगह फटी बनियान थी और पैंट गंदी तो थी ही, इतनी बड़ी थी कि किसी तरह वह उसे संभाले था। पांचे जमीन पर लथर रहे थे और ऐसा लगता था पांचों की जगह पन्नी बंधी हो। उस लड़के को देखते ही मेरे जहन में एक बात उभरी कि इसे कहीं देखा है। जहन को कुरेद ही रहा था कि तो याद आया कि कुछ ही दिन पहले यह लड़का पुल की रेलिंग पर सोया हुआ था, या कुछ ऐसा निश्चेष्ट और गहरी नींद में सोया पड़ा था कि राहगीरों को भ्रम हुआ कि चल चल बसा है। लोगों की वहां भीड़ लग गई थी। एक आदमी ने उसे अपने छाते से कई बार कोंचा, तब भी वह निश्चेष्ट और बेहिस बना रहा। तभी किसी ने उसके खुले मुंह पर पानी डाला तो वह हाँफता गाली देता उठ बैठा। थोड़ी देर तक आंखें मलता रहा, मच्छरों से घायल गर्दन खुजलाता रहा, फिर एकाएक उठकर भाग खड़ा हुआ था। वह यह वही लड़का था। यही कोई 9-10 साल का होगा, लेकिन अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। दुबला पतला हड़ियल और निहायत ही गंदा, जैसे महीनों से नहाया ना हो। सिर के झोंटे उलझे और लटियाए थे, जिनमें वह उंगलियां फेरता हुआ कुछ सोच रहा था। रहटे की एक लंबी छड़ी थी जिसे वह बहंगी की तरह कंधों पर टिकाए था। दोनों हाथ उसके उसी पर झूल रहे थे। लड़के को देखकर मैं डर गया कि कहीं कुछ गड़बड़ न करे। चुप्पे से फाटक खोले और कुर्सी न उठा ले जाए। लड़के को देखकर मैं डर गया कि कहीं कुछ गड़बड़ न करे। चुप्पे से फाटक खोले और कुर्सी न उठा ले जाए। सेप्टिक टैंक का ढक्कन ही ना पार कर दे। पिछवाड़े सामान पड़ा है, बर्तन, बाल्टी, पंप, पीतल की टोटी, तार पर टंगे कीमती कपड़े। क्या भरोसा ऐसे आवारों का जो सड़क पर ही मरते खपते हों। हालांकि मैंने अपने घर की काफी सुरक्षित घेराबंदी कर रखी है कि कोई पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके मैं भयभीत था कि ऐसे नंगों दुष्टों का क्या भरोसा, कैसा भी मजबूत अभेद्य घेरा ये तोड़ दें, कुछ भी उड़ा ले जाए। आप क्या कर सकते हैं इनका। किसी विद्वान ने सही कहा है कि इन आवारों के पास खोने के लिए क्या है, जबकि पाने के लिए संसार है। जोर से चिल्लाकर मैंने लड़के को डपटा ताकि वह भाग जाए, लेकिन मेरे ऐसा करने से लड़का टस से मस ना हुआ, बल्कि और इत्मीनान से निर्भय सा सड़क के किनारे खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो मैं सड़क पे खड़ा हूं, तुम्हारी जगह नहीं है जो डपट रहा है। पत्नी ने कहा, बड़ा ढीठ है, देखो कैसे देख रहा है आंखें फाड़ कर। अरे अरे देखो रहटा कैसे लहराने लगा, जैसे नट हो।
इसे तो किसी सर्कस में होना चाहिए। पत्नी जोरों से हंसी। उनमें जरा भी भय न था, जबकि मैं आंदोलित था। थोड़ी देर बाद पत्नी रसोई के काम में उलझ गई और मैं ऑफिस जाने की तैयारी में कि फाटक बजा। मैंने देखा फाटक पर लड़का था। मैं चीखा, क्या है? वह बोला, साहब पानी चाहिए। नहीं है पानी, भाग यहां से। मैं चीखा, दूर हो गेट से, पीछे हट, नहीं लठ बजा दूंगा। पता नहीं कहां से कमीन आ जाते हैं, नंगे भुक्कड़ जैसे लंगनों से उठे हों। और कोई जगह नहीं, और कोई जगह नहीं है, बस यही है, यही आना है अपनी पिट्टस को। और कहीं खड़े हो तो जूते पड़ जाए 2500। साहब पानी चाहिए, पानी चाहिए। होटल है कोई क्या? हरामखोर कहीं के। मैं गुस्से में बड़बड़ा रहा था और फाटक का खड़का चढ़ाने में लगा था। इस बीच पत्नी रसोई से पानी का जग लिए आई और लड़के से बोली, ले पानी पी ले और भाग, फिर देखना नहीं पीटूंगी तुझे। अंजलि जोड़े वह पानी पी रहा था। आंखें पानी की धार को देख रही थीं। पानी अंजलि में कम, मत्थे पर ज्यादा गिर रहा था, जो उसके गंदे चेहरे को भिगो रहा था। मुझे पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। जबरन पानी पिला रही हैं, कुछ समझती नहीं, कैसी नालायक है। बड़बड़ाता मैं बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब मैं लौटा, रोटी खा रहा था, फाटक फिर बजा। देखा तो वही लड़का। आग बबूला होते मैंने पूछा, क्या है? रोटी दे दो साहब, भूख लगी है। नहीं है रोटी, भागो यहां से। तुम तो खा रहे हो साहब, मुझसे कहते हो कि नहीं है, दे दो ना साहब। बात तो उसने सच कही थी। मेरे गुस्से से तमतमाते चेहरे पर मुस्कुराहट की लालिमा तैर गई। बावजूद इसके मैंने गुस्से को बनाए रखा। चीखा, जाते हो कि दूं ला तुझे? मार दो साहब, खड़ा हूं, भाग यहां से। साहब एक रोटी। पत्नी ने रोटी ला कर दी। लड़के ने मुझे कनखियों से देखा, हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, कैसे हो साहब, रोटी को मना करते हो? लड़के ने रोटी ली जैसे झपट्टा मारा हो। वो समूची रोटी मुंह में रख ली और चबाने की जिल्लत उठाए बिना वह उसे गटक गया। ऐसा करते हुए मुझे लगा कि रोटी उसके हलक में फंस गई है। तभी उसकी सांस भी रुक रही है, उसे बेचैनी हो रही है, जिस वजह वह अपनी छाती पीटने से लगा, जिसका असर आंखों पर भी था। आंखों में पानी तैर गया था। मुझे घबराहट सी हुई। पत्नी पानी के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। लड़के को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। पल भर में रोटी हलक के नीचे उतर गई थी और वह मुस्कुरा रहा था। पत्नी ने नाराजगी जतलाई और उसे बरजा। जब मैं कपड़े पहन रहा था, ऑफिस जाने को था, फाटक फिर बजा।
देखा तो वही लड़का फिर खड़ा है जो कुछ देर पहले रफू चक्कर हो गया था। मुझे यह भांपते देर न लगी कि लड़का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, तभी यही मंडरा रहा है। अब क्या है, मैं तिड़का। जवाब में लड़के ने फटी बनियान उतारी और इंधौरी भरे शरीर पर हवा करता बोला, साहब बुशर्ट दे दो। आज तक मैंने कभी बुशर्ट नहीं पहनी। आपे से बाहर होता मैं बोला, नहीं है बुशर्ट, तुम जाओ, नहीं तुम्हारी पिटाई कर लगाऊंगा, बहुत बहुत हो गई शैतानी। बुशर्ट दे दो, बुशर्ट दे दो। साहब शैतानी कहाँ कर रहा हूं, मुस्कुराता हुआ बोला, एक बुशर्ट दे दो ना साहब, आपके पास तो हजारों हैं, तो क्या लुटा दूं? साहब आपकी छत झाड़ दूं तो दे दोगे? मैं सावधान हुआ, यह इसकी चाल है। बोला, नहीं नहीं, छत नहीं झाड़वानी है मुझे, तुम भाग जाओ यहां से, नहीं तुम्हारी कुंदी करूंगा मैं। जब सीधे से वह नहीं माना तो मैं कर्रा हुआ और उसे धकेल कर घर से दूर किया और ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गया। मैं ऑफिस तो जरूर आ गया, लेकिन मन घर में लगा हुआ था। वह नाकिस लड़का था जो कुछ न कुछ गड़बड़ करने पर उतारू था। सामान तो जाए कहीं पत्नी पर हमला न कर बैठे। दिन भर ऑफिस के काम में मन नहीं लगा, आशंका ही आशंका। कई बार पत्नी को फोन किया तो उनकी मुस्कुराती आवाज से थोड़ा आश्वस्त हुआ, लेकिन फोन रखते ही फिर वही आशंका, वही डर, वही भय। ऑफिस छूटने से 2 घंटे पहले मैं घर आ गया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए फाटक खोला तो जान में जान थी। स्कूटर टिका रहा था, वह लड़का गली के छोर से लचका सा खाता आता दिखा। इस वक्त वह मेरी बुशर्ट पहने था। पत्नी उसे देख मुस्कुरा रही थी और मैं फिर आशंका के घेरे में था। ये 2 कहानियां मैंने आपको सुनाई और मेरा विश्वास है कि आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएंगे। मैं जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पे मुझे कहानी पाठ के लिए जो मौका दिया, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मंच है जो विचार का मंच है, अपनी बात कहने का मंच है, और मेरा ख्याल है कि ऐसे मंच की ज़रूरत भी है कि सीधे कहानी का पाठ हो जो लोगों के दिल जहन में उतरे और एक ऐसी विचार यात्रा शुरू हो जो लेखक का मंतव्य को जाने। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अर्पण जी का और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्कार।